कबीर छाया को परेशान करने के लिए नौटंकी कर रहा था, लेकिन बेचारे को क्या पता था कि उसका पासा पलट जाएगा और उस पे ही भारी पड़ जाएगा। छाया उसकी नौटंकी समझ जाती है और उसमें नाराज हो जाती है। कबीर बेचारा बिन कपड़ों के ही 2 साल के बच्चे की तरह उसके आगे पीछे बस घूम रहा था उसको मनाने के लिए। लेकिन छाया भी आज फुल मूड में थी। कबीर छाया को मनाने की कोशिश इसलिए भी ज़्यादा कर रहा था क्योंकि बेचारे को एक नया डर सताने लग गया था कि अगर उसके दोस्तों में कोई पहले बाप बन गया तो। क्योंकि वो चाहता था कि उसकी क्रिकेट टीम सबसे पहले इस दुनिया में आए। वो छाया को मनाने बालकनी में जाता है तो छाया उससे पहले ही रूम में आ जाती है। छाया को ज़्यादा प्रॉब्लम कबीर के बिना कपड़े होने से हो रही थी। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर को तो इन सब चीज़ों का कोई इल्म ही नहीं था। वो छाया के पीछे पप्पी की तरह घूम रहा था। छाया से जब और कंट्रोल नहीं होता है तो कबीर को मजाक में ही एक चपाट लगा देती है। लेकिन हमारे करीब महाशय तो है ही महान। उन्होंने उस छोटी सी प्यार भरी मार को स्कूल में पढ़ने वाली माँ समझ लिया। फिर क्या था, हो गया कबीर का गंगा जमुना बहाना शुरू। वैसी नौटंकी देखो जरा जनाब की। जब विशाल से लड़ने जाना था तो स्नाइपर लेके घूम गए और अब बीबी ने थोड़ी सी क्या लगा दी। कबीर बेबी का तो मी हुई सूझ गया। कबीर की नौटंकी देख के छाया को डर लगने लगा था कि कहीं उसने सच में ही ज़्यादा जोर से तो नहीं मार दिया। कबीर जमीन पे बैठा 2 साल के बच्चे की तरह बस रो रहा था। छाया उसके पास जाने लगती है, लेकिन बेचारी देखे तो देखे कहाँ, सामने तो डेफिनेटली नहीं देख सकती थी क्योंकि उसका छोटा बेबी कुछ ज़्यादा ही छोटा था। छाया एक पिलो उठा के पहले कबीर को थोड़ा कवर करती है। हमारे कबीर जी बस इसी अदा पे ही तो फिदा हो गए। अपनी तिरछी नज़रों से अपने प्लान के सक्सेसफुल होने का जश्न मना रहे थे। लेकिन एक्टिंग तो ऐसी कर रहे थे जैसे मम्मी ने बहन को ज़्यादा चॉकलेट दे दी हो, इसलिए भाई को बुरा लग गया हो। लेकिन हमारे जिया कबीर जी तो अपनी प्यारी वाइफ्स के ही से जल रहे थे। छाया कबीर के पास जाती है और उसके गाल को अपने हाथ से छूते हुए बड़े ही प्यार से पूछती है, ज़्यादा जोर से लग गए क्या? कबीर रोंदू सी शक्ल बना के हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे नीचे ले जाता हुआ बोलता है, देखो कितनी जोर से लगी है। कबीर छाया का हाथ पकड़ के अपने एक पार्ट पर रख देता है। छाया फिर से कबीर की नौटंकी समझ चुकी थी। वो थोड़ा गुस्से से उठती है और जाते हुए बोलती है, तुम्हें ना जितनी नौटंकी करनी है कर लो, मैं जा रही हूँ। बस इतना सुनने की देर थी और कबीर का बीपी हाई। वो एक झटके से छाया की कमर पकड़ के खींच लेता है और छाया उसके ऊपर गिरती है। कबीर उसे पलट देता है और फिर उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने के बारे में सोचने की? कबीर के गुस्से को देख के छाया की डर से हालत खराब हो जाती है। वो कुछ बोलने को होती है कि उससे पहले ही कबीर उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है
और पूरे फैशन के साथ उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर में छाया के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो पूरे रूम में सिर्फ उसकी ही सिसकियां सुनाई दे रही थीं। कबीर आज उसके साथ काफ़ी वाइट था, लेकिन छाया की आंखों में आंसू देख के वो खुद को नॉर्मल कर लेता है। नेक्स्ट डे छाया की नींद खुली तो उसकी पूरी बॉडी पर पेन हो रहा था। वो दोनों ही एक ही ब्लैंकेट में फर्श पे नीचे कालीन पर ही लेटे हुए थे। छाया कबीर के ऊपर ही सोई हुई थी। वो अपने सामने अपने हैंडसम हॉबी को देखती है और उसके होठों पर एक सॉफ्ट सा किस कर लेती है। कबीर ने पूरी रात छाया को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर लिया था, इसलिए वो अभी नींद में था और उसे कुछ पता नहीं चलता। छाया उससे दूर होती है और भागते हुए वॉशरूम में घुस जाती है। वहीं दूसरी ओर केरल में वहीं उस दिन वाली लड़की उसकी बॉडी पर लेप लगाया जा रहा था। उसे वो दोनों लेडीज रेडी कर रही थी। वो लड़की अभी भी बेहोश ही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ राम आता है। उस दिन भी वहाँ राम ही आया था और ये लड़की और कोई नहीं कुमकुम ही थी। राम एक नज़र उन दोनों लड़कियों को देखता है और फिर कुमकुम को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है और फिर कुमकुम को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से बाहर आता है और अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रॉकी एकदम से भागता हुआ अक्षत के रूम में आता है और जोर जोर से डोर को नॉक करने लगता है। अक्षत उस वक्त बाथरूम में था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं चलता। वो थोड़ी देर में डोर ओपन करता है तो रॉकी बोलता है, बहुत जल्दी कीजिए, राम इंडिया छोड़ने की तैयारी में है और उसके साथ ही लेडी बॉस को देखा गया है और वो बेहोश भी हैं। मतलब राम उनके साथ कुछ गलत करने वाला है। रॉकी की बात मिहिर और मानवी भी सुन लेते हैं। रॉकी की बात सुन के सब लोग बाहर की ओर भागते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपनी अपनी कार में होते हैं। मिहिर राम के फ़ोन को हैक करने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी लोकेशन का पता चल सके। राम को भी अक्षत के वहाँ होने की खबर लग चुकी थी, इसलिए वो कुमकुम को वहाँ से लेकर कहीं दूर जाने का सोच रहा था। राम अक्षत के बिल्कुल अपोजिट था, इसलिए उसको वक्त लगता उन तक पहुँचने में। इसलिए अक्षत जियान को बोल के चौपर बुलवा लेता है और वो लोग चौपर से राम के पास जाने लगते हैं। मिहिर ने भी राम के फ़ोन को हैक कर लिया था। वो लोग उसके प्राइवेट जेट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही अक्षत के कमांडो आकर राम की कार को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। वो कमांडो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड थे। जो अंडरवर्ल्ड के डॉन से पंगा ले ले, उनमें कुछ तो बात होगी ना। अब राम के गार्ड्स और अक्षत के कमांडो आमने सामने थे। तभी राम बाहर आता है और उनके सामने खड़े होके बोलता है, कौन हो तुम लोग? हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें जाने दो। तभी रॉकी चॉपर से ही राम के गर्दन पर कुछ इंजेक्ट करता है और कुछ ही सेकंड में राम वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। राम के बेहोश होते ही उसके गार्ड्स भी हथियार वहीं पर डाल देते हैं। चॉपर लैंड करता है और उसमें से अक्षत अपनी आँखों में ब्लैक सेट्स लगाए बाहर की ओर आता है और उसके पीछे ही रॉकी, राइन और मिहिर और मानवी भी बाहर आते हैं। रॉकी चलते हुए अक्षत से पूछता है, बॉस आपने ऐसा क्यों किया?
उस आदमी ने लेडी बॉस को किडनैप किया, फिर भी आपने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अक्षत अपने उसी इरगेट स्टाइल में जवाब देता है, इस आदमी को बुलेट की नहीं मेडिसिन की ज़रूरत है। अक्षत राम की कार के पास जाता है और उसमें से कुमकुम को बाहर निकाल के चौपर की ओर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही कुमकुम को गोद में उठाता है, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो अपने मन में आए हुए ख्यालों को एकदम से झटक के फिर से आगे बढ़ने लगता है। कुमकुम को देख के सबके चेहरे पर एक खुशी थी। चौपर में मानवी आगे बढ़ती है कुमकुम को देखने के लिए, लेकिन कुछ देख के उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है, लेकिन वो जल्दी ही अपने डर को छुपा लेती है। लेकिन अक्षत ने उसके चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। कुछ घंटों में वो लोग केरल एयरपोर्ट पे थे। वहाँ से वो लोग अक्षत के प्राइवेट जेट में बैठ के दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। वहीं राम को उनके आदमी अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद राम को होश आ जाता है, तो अपने आसपास कुमकुम को ढूंढने में लग जाता है और अपने गार्ड्स पे एकदम चिल्लाने लगता है। थोड़ी ही देर में वो जो से हंसने लगता है और बोलता है, अच्छा सिंघानिया, लगा नहीं था कि तुम इतने कच्चे खिलाड़ी होगे, इतनी जल्दी फंस जाओगे मेरे जाल में। इतना बोल के वो अपनी कार में बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में वो भी एयरपोर्ट पे होता है और अपने जेट में सवार होकर फिर वहाँ से निकल जाता है। राम का जेट जयपुर में लैंड करता है और वो बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में उसकी कार एक बड़ी सी हवेली के बाहर आकर रुकती है। राम बाहर आता है तो हवेली के बाहर ढोल नगाड़े बजने लगते हैं और उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। वो हवेली के गेट में होता है कि एक लड़की उसे वहीं रोक देती है और फिर बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर राम, पहले आरती तो करवा लीजिए। राम उस लड़की की बात सुन के मुस्कुराता है और बोलता है, आपके लिए कुछ भी सनम। वो लड़की राम की आरती करती है और उसे अंदर ले जाती है। उसके बाद वो लोग साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद वो लड़की और राम थोड़ी देर गार्डन पे बैठ के बातें करते हैं। राम उस लड़की का हाथ पकड़ के बोलता है, सनम, 1 महीने बाद हमारी शादी है, हम बहुत खुश हैं, लेकिन एक अजीब सा डर है हमारे अंदर कि कहीं फिर से आप हमें छोड़कर तो नहीं चली जाएंगी। कुछ नहीं होगा राम, तुम परेशान होना बंद करो, सनम उसके बात का जवाब देती है। उसके बाद सनम और राम थोड़ी देर बात करते हैं और फिर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। सनम को नींद नहीं आ रही थी, तो वो बालकनी में जाके खड़ी हो जाती है और फिर चांद को देखते हुए बोलती है, एक अजीब सा सूनापन लगता है मुझे यहाँ पर, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इसकी वजह क्या है। मेरा प्यार मेरे पास है, पर फिर भी दिल में दर्द होता है। पता नहीं क्यों राम को देख के दिल में धड़कन क्यों नहीं होती। सनम काफ़ी देर तक चांद से बातें करती रहती है और उसके बाद आके वह सो जाती है। वहीं दिल्ली में भी अक्षत भी बालकनी में खड़ा चांद को बस देख रहा था। फिर वो अंदर आता है और अपने बेड पे आके लेट जाता है। उसके दिल में भी एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो अपने मन में बातें करते हुए बोलता है,
तुम मेरे पास हो कुमकुम। फिर भी मुझे बहुत अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है। थोड़ी देर में वो भी अपने हौले दिल को बयां करते करते वो भी सो जाता है। क्या सब जैसा ही है वो जो दिख रहा है? क्या राम ने इतनी आसानी से कुमकुम को वहां से जाने दिया? अच्छा लगे तो कमेंट कर देना और कल के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, बाकी का कल। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम अगले भाग पर।